नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। जीएस का टेस्ट नंबर है 33 और ये सारे के सारे टेस्ट जो कराए जा रहे हैं वो समीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन, जो आपका समीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन आने वाला है उसी के लिए ये सारे के सारे टेस्ट कराए जा रहे हैं। और हमारा बैच भी चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए, रुद्रा नाम से एक बैच चल रहा है और लास्ट 30 डेज़ के लिए बैच है और इसमें टू द पॉइंट चीज़ें कवर अप कराई जा रही हैं। खैर, अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लास की। संसद द्वारा घोषित आपातकाल को कितने समय में अनुमोदित करना आवश्यक होता है? देखिए, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन जो है 1 माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक होता है, तो 1 माह। किस आपातकाल की स्थिति में संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारों को निलंबित किया जा सकता है? तो संघ और राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रपति किन मूल अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकते हैं? तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अधिकतम कितने महीने तक बढ़ाई जा सकती है या कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की जो अवधि है आपातकाल के समय मात्र 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की अवधि 1 वर्ष में एक बार के लिए, मतलब 1 वर्ष। आपातकाल की अवधि में राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की जो अवधि होती है वो आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या संसद, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है और पीवाईक्यू से ही रिलेटेड है ये, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लागू रह सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है मैक्सिमम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है या कथन किसका है, या कथन जो है स्टेटमेंट जो है वो किसका है? तो के.एम. नाम्बियार, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है, ये आपका के.एम. नाम्बियार ने कहा था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 280 ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है, तो वित्त आयोग जो है वो आपका आर्टिकल 280 से संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है संविधान का जो आर्टिकल 280 है किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से। ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है और इसका जो मुख्य कार्य है संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है। तो संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित है आर्टिकल 280 वित्त आयोग। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? तो पहला वित्त आयोग का जो गठन है वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था, 1951। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग, अभी तो फिलहाल नीति आयोग पूछा जाता है, लेकिन योजना आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग जो था एक संवैधानिक संस्था थी और इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता है। इसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। तो 15 मार्च 1950। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। तो योजना आयोग को जब समाप्त किया गया उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। और नीति आयोग जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। डेट सहित पूछा जाता है। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल के बारे में बात करें, भारत के पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं आप सभी लोगों के पास। पी.एन. भगवती, जस्टिस पी. चंद्र घोष, जस्टिस वेंकट चलैया, टी.के. विश्वनाथन। तो हमारे देश के जो प्रथम लोकपाल रहे हैं वो आपका पिनाकी चंद्र घोष साहब हैं। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव है वो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। तो भारत के पहले जो लोकपाल हैं कौन है? पिनाकी चंद्र घोष साहब। सेकेंड ऑप्शन।
भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संस्तुति किसने की थी? अभी इसके बारे में मैंने बताया कि संस्तुति का जो विचार है वो किसने दिया था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की संस्तुति किसने की थी? ठीक है, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। नेक्स्ट है, प्रथम लोकायुक्त की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, देखिए रुद्रा के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही। रुद्रा बैच जो है वो लास्ट 30 डेज़ के लिए है, और ये जो टेस्ट कराए जाते हैं इसका PDF भी आपका उसी बैच में प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उनको ये PDF भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा क्लासेस भी, मतलब और भी PDF हैं जो टू द पॉइंट हैं, जो आपका समीक्षा अधिकारी में लास्ट 30 डेज़ में आप रिवीजन कर सकते हैं, वो सारी की सारी हैं। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो 140 में 70 नंबर के आसपास आपके सही हो जाएंगे। 140 में 70 क्वेश्चन के आसपास। नेक्स्ट है, करंट अफेयर्स भी दिया जा रहा है, उसमें सारी की सारी चीज़ें हैं A to Z। जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे 7080540001 पर, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं उनकी पदधारण अवधि के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि होती है वो 8 वर्ष है। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इनकी जो पदधारण अवधि है उनको 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। तो वर्तमान में कितनी है? 8 वर्ष है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और असद खां के मध्य लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था, इस युद्ध में आपका महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था वो आपका हकीम सूर था। तो राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम सूर था। देखिए, ये टॉपिक पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन नया है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सेना का सेनापति कौन था। ठीक है, तो सेनापति इनका कौन था? हकीम सूर था। अकबर को किस विशेषण से संबोधित किया जाता था? प्रबुद्ध निरंकुश इसको कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो मेवाड़ की जो संधि थी, मुगलों और मेवाड़ के जो राणा थे उनके मध्य चित्तौड़ की संधि, ये जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो किसका टाइम पीरियड था? जहांगीर का था। विलियम हॉकिंस भारत में कब आया था? तो विलियम हॉकिंस जो है 1608 से 1611 तक तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो कब आया था ये विलियम हॉकिंस जो है? भारत कब आया था, इसके बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि विलियम हॉकिंस जो है वो भारत कब आया था, तो ये भारत जब आया था वो 1608 का समय था। नेक्स्ट, गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु अंगद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? देखिए, गुरु अंगद के बारे में अगर हम लोग और बात करें तो पहले हम लोग गुरु नानक के बारे में बात करें। तो गुरु नानक जी ने लहना जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने, और इसके द्वारा ही गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि जो है वो प्रारंभ की थी। तो इनका नाम क्या था? लहना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि किसने प्रारंभ की थी? तो ऑब्वियस सी बात है, भाई मैंने बताया गुरु अंगद ने शुरू किया था। यहाँ पे लहना आ जाए या गुरु अंगद आ जाए, दोनों सही होंगे। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था, 1627 में हुआ था, और इनको छत्रपति की जो उपाधि है वो 1674 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1674। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राज्य की जो राजधानी थी रायगढ़ थी, और इनका औपचारिक राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। सेकेंड ऑप्शन। सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय कौन देता है? तो सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्वाचन जो आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है निर्णय देते हैं। कौन निर्णय देते हैं? राष्ट्रपति। 61वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है 1989 के आम चुनाव में हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदाता आयु से संबंधित है।
अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नेक्सस जीएस बाय अतुल सर। ये अगर आप हमारे व्हाट्सअप पे भी मैसेज करेंगे कि टेलीग्राम हमको ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक व्हाट्सअप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे गूगल पे भी लिखेंगे नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, यही लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ऑलमोस्ट 20,000 प्लस बच्चे हैं उसमें। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ये दल बदल विरोधी कानून विषयक पर आधारित है, दल बदल। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 52वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 1985 के द्वारा 52वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था और यह अधिनियम जो है 15 फरवरी 1985 को अधिनियमित हुआ। 1985। 38वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है? ये भी बहुत पूछा जाता है। 38वां जो संविधान संशोधन है बहुत पूछा जाता है। ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति के परिसीमन से रिलेटेड है। तो 38वां संविधान संशोधन किससे है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था और इसे आर्टिकल 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? अच्छा, कमेंट में बताइएगा संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, पूरा लिखिएगा कि संपत्ति का अधिकार अब इस प्रकार का अधिकार है। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। ठीक है, तो 1976 में जोड़ा गया था। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी जो है आपकी हुगली की सहायक नदी है और दामोदर नदी का जो उद्भव है वो नागपुर पठार से होता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी का उद्भव कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार, अभी मैंने बताया। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सहकारी संघवाद पर है। योजना आयोग को क्या माना जाता है? तो योजना आयोग को क्या माना जाता है? योजना आयोग को सलाहकार संस्था माना जाता है। राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक प्रकार की संस्था है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तब कमेंट बॉक्स में बताइएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो ये आपको बताना है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था। तो ये रहे आज आपके 40 क्वेश्चन, जैसे कि डेली आपको प्रोवाइड ही किए जाते हैं नेक्सस जीएस की तरफ से। तो 40 में कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। और जिसको भी समीक्षा अधिकारी का क्रैश कोर्स लेना है तो अभी भी समय है। आप जितना भी डाटा दिया गया है उसमें अगर दिन रात तैयार करते हैं तो बहुत आराम से 140 में से 70 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और वैसे इसमें हिंदी का भी जो सेक्शन है वो भी कवर अप किया गया है। 140 नंबर की आपकी 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है। 60 नंबर का जो हिंदी का जो PDF है वो भी आपका इसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो मतलब आपका जो जीएस का पोर्शन है और जो हिंदी का पोर्शन है वो दोनों के दोनों PDF जो है इसी बैच में प्रोवाइड किए गए हैं। फीस जो है इसकी मात्र 1200 रुपये है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।